वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो ट्राइब्स कवर अप कर रहे थे ज्योग्राफी वाले पोर्शन की, जो कि आपका 780 पेजेस का पीडीएफ है उसमें है। सो उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट हमारी ट्राइब है कोरबा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ें इससे पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वाले वीडियो को शेयर करना, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोरबा ट्राइब की बात करें तो मेनली ये आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट की है। और ये जो जनजाति है ये मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर करती है। मतलब इनका जो फूडिंग हैबिट है वो क्या है, जंगली जो कंदमूल होते हैं वो खाती है ये, और जो शिकार है, शिकार करके अपना जो पालन पोषण है वो करती है, ठीक है। मतलब अपना हंगर है उसको मिटाने का काम करती है। और कुछ कोरबा जो हैं वो कृषक भी हैं, यानी कि एग्रीकल्चर भी ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ट्राइब बात करें हम कोल की, तो ये आपकी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यहाँ पर निवास करती है। और यहाँ पर निवास करने के साथ में इसका जो मेन व्यवसाय है, जो मेनली ये लोग काम करते हैं वो क्या है आपका एग्रीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो मंगानियर। मंगानियर जो ये ट्राइब है ये राजस्थान के रेगिस्तान वहाँ पर निवास करती है, रेगिस्तानी इलाकों में। और ये एक मुस्लिम ट्राइब है, ये पॉइंट इसके बारे में ज़रूर याद रखना है। और ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफ़ी संख्या में ये ट्राइब पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें खासी की, तो ये आपकी उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें मेघालय, असम, मिज़ोरम ये मेन है जहाँ पर ये निवास करती है। और इनकी जो एग्रीकल्चर का तरीका है वो क्या है आपका झूमिंग कृषि ये लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइब की बात करें जो कि आपकी टोडा। ये जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और इन्हें टोडी या फिर टूडा इस नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है आपका पशुपालन। और ये जो जनजाति है ये आपका बहुपति विवाह में विश्वास करती है, उसी का ये प्रचलन यहाँ पर है इस ट्राइब में। तो ये पॉइंट इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। अभी ये 2021 वाला क्वेश्चन था या उससे पहले का था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसमें आपको ट्राइब्स के बारे में मैच कराना था। तो उसमें टोडा वाला ही हमारा आंसर था, जिसमें इस बात के बारे में बात करी गई थी कि ये जो है बहुपति विवाह की परंपरा का इनका प्रचलन है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें जारवा की, तो ये भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया, यानी कि इसमें कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इस ट्राइब से रिलेटेड नहीं है वो वहाँ पर नहीं जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि भारत में जो ऊंच जनजाति है इसके लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर रहते हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड में कहाँ पर, छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में ये रहते हैं। शोम्पेन, सेंटलेज और ये जो जनजाति हैं ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम इन टोटल बात करें तो कौन कौन सी ट्राइब हो गई, एक हो गई आपकी शोम्पेन, एक हो गई सेंटलीज, उसके अलावा औंज हो गई और जारवा हो गई। इसके बाद नागा ट्राइब की बात करें तो ये आपकी नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ये निवास करती है। और ये जो जनजाति है ये भी झूमिंग कृषि को अपनाए हुए हैं इन्होंने और उसी को परफॉर्म करते हैं ये लोग। अधिकांशतः ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कपड़े वगैरह ये लोग नहीं पहनते। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्राइब पर। अगली ट्राइब की बात करें तो ये है आपकी झारखंड की जो अन्य जनजातियाँ हैं, जिसमें उरांव है, हो है, भूमीज है, खंडिया है, सोरिया है, बिरहोर है, खोंड है, खरबार है, असुर है, बैगा है और तमरिया है। ये मेन ट्राइब्स हैं कहाँ की, झारखंड की। इन ट्राइब्स को एज इट इज़ आपको याद रखना है। हो ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, उरांव ट्राइब के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। आपसे यही पूछा जाता है कि कौन से स्टेट की ये ट्राइब। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बिरहोर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, खरबार के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और बैगा के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया, ये यहाँ की मेन ट्राइब है। 2021 के सेंसस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ पर जनजातीय समूह नहीं पाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुदुचेरी में यहाँ पर कोई भी ट्राइब नहीं पाई गई है। अगर आप यहाँ पर पंजाब से शुरू करोगे ना, तो पंजाब से लगा हुआ हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ठीक है, और दिल्ली है, तो ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि चलो यहाँ से जो है कोई भी ट्राइब नहीं होगी। अब पंजाब से लगा हुआ दिल्ली नहीं है, ठीक है, बट हरियाणा है, ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, बस पुदुचेरी यहाँ से दूर है, ठीक है, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी ट्राइब नहीं पाई गई। इसके बाद आगे हम बात करें सरहुल त्यौहार की, तो सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियां जो हैं इनके द्वारा मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल से तात्पर्य किस बात से? वृक्षों की पूजा करी जाती है इस त्यौहार में, और ये जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। ऑब्वियसली बात है, जब आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई इतना बड़ा फेस्टिवल मना रहे हो, तो एनवायरनमेंट से आपका कितना अटैचमेंट है साफ उससे परिलक्षित होता है। इसके बाद संथालों की बात करें तो संथालों में विवाह को बापला या फिर बुपला कहा जाता है। ठीक है, विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बापला या फिर बुपला, किसमें? संथाल ट्राइब में। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य, ये क्या कहलाता है? आपका पोन कहलाता है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर संथाल ट्राइब में दिए गए हैं। इनके यहाँ शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलते हैं। विटलाहा, ये जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, यानी कि समाज से ही आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, कोई भी आपसे संपर्क नहीं रखेगा इनके समाज में अगर आपको ये जो बिटलाहा है इस तरीके की सज़ा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बोडो ट्राइब की, तो बोडो ट्राइब एक नरजातीय और बहुभाषीय समाज है या फिर समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं उरांव जनजाति की, तो उरांव जनजाति का युवा ग्रह धुमकिया या फिर धुमक्रिया ये कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, यानी कि सेम गोत्र में शादी यहाँ पर नहीं होती है। उरांव समाज में बाल विवाह की जो प्रथा है वो भी नहीं है, यानी कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो उरांव जनजाति में नहीं होती है, और उरांव जनजाति जो है इनके यहाँ सेम गोत्र में भी शादी नहीं होती है। इसमें विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधु पक्ष को मूल्य देना होता है, यानी कि जो दहेज प्रथा है वो रिवर्स रूप में काम करती है। वधु पक्ष मतलब कन्या पक्ष जो है वो वर पक्ष को नहीं देता है, बल्कि वर पक्ष कन्या पक्ष को दहेज देता है। उरांव गांव की मुखिया, मतलब इनका जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? आपका महती कहलाता है, और उरांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। ये सारे पॉइंट हैं इस टाइप से रिलेटेड, याद रखिएगा। सहरिया की बात करें तो सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक है और इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है, यानी कि किस तरीके से, किस बेस पर किसी भी जनजाति का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि कोई भी समुदाय है वो एक जनजाति है या नहीं है, ये इस बात से पता चलेगा कि उनका सांस्कृतिक विशेषीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन क्या है। क्या उनकी एक संस्कृति अलग टाइप की है, क्या वो उनका जो आवास है वो अलग तरीके के हैं, इस बेस पर जो है उनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया ये जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं।
उरांव जनजाति कुडुक बोली बोलते हैं, यानी कि इनकी जो बोली है वो कौन सी है, कुडुक, इसको याद रखना है। और ये जो है द्रविड़ परिवार की एक शैली है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदि जनजाति समूह में आती हैं। इसमें असुर, विरहोर, विराजिया, कोरबा, पहरिया या फिर इसको बैगा बोले, साबर, माल, पहाड़िया और सोरिया पहरिया ये शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जो है वो ट्राइबल है। और 2011 के सेंसस की बात करें तो आदिम जनजातियों की संख्या तकरीबन 2.23 लाख है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जारवा जनजाति की। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति, अभी हमने इसके बारे में बात ही करी थी। और ये जो है आपकी दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों पर पाई जाती है। इसके बाद कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति, ये कौन सी है, खरवार है। ये पॉइंट पूछा गया है कि इसमें से कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः कत्था बनाती है, तो वो कौन सी है आपकी, खरवार। चूँकि कत्था को खर भी कहा जाता है, इसीलिए माना जाता है कि इनका नाम जो है इसी वजह से पड़ा खरवार। इसके बाद आगे बात करते हैं हम अपवाह तंत्र की। अब अपवाह तंत्र का मतलब क्या है, हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि अब हम बढ़ चले हैं कहाँ पर, जो अलग अलग पैटर्न है नदियों के, किस किस तरीके से नदियाँ होती हैं, क्या कुछ उनको बोला जाता है, कुछ आपकी वृक्षनुमा एक पूरी संरचना बनाती हैं, तो उन सबको यहाँ पर अब हम देखेंगे। ठीक है, तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, यानी कि जो एक डिसाइडेड क्या, एक तरीके के जो पैटर्न फॉलो करती हुई बहाव है, उसी को क्या बोला जाता है, अपवाह बोला जाता है। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। और किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करो कि ये अगर सपोज हिमालय है, हिमालय से अगर कोई नदियाँ बह रही हैं, तो पहली बात क्या होगा, वो सतत वाहिनी होंगी, यानी कि उनके अंदर पूरी साल जल की आपूर्ति बनी रहेगी। तो अभी ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट देखा कि बहते जल की मात्रा, ठीक है, अब मात्रा का मतलब क्या हो गया कि भाई पूरे टाइम में उनके अंदर जल है कि नहीं नदियों के अंदर, या उस पूरे तंत्र के अंदर नदियों में जो है पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है। ठीक है, इस के बारे में बात कर रहे हैं। और कितना बह रहा है, उसकी मात्रा क्या है। स्थलाकृति का मतलब क्या है, स्थलाकृति का मतलब ये, अगर साउथ इंडिया की आप नदियों की बात करोगे तो साउथ इंडिया की नदियाँ क्या हैं कि वो एक उस पर कठोर तल पर बह रही हैं। ठीक है, इसका मतलब वो अंदर ज़्यादा गहरी नहीं होंगी, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से वो क्या एस्चुरी बनाती हैं, जो आपकी वेस्टर्न घाट की तरफ और अरब सागर में गिर रही हैं, ये मेनली एस्चुरी बनाती हैं। जबकि अगर ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वहाँ पे डेल्टा बनता है, रीज़न बीइंग कि वहाँ पर जो स्थलाकृति है वो डिफरेंट है आपकी वेस्टर्न घाट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हम आगे धीरे धीरे करके सारी बातों को पढ़ेंगे। अब इसमें हम बात करें मुख्य अपवाह प्रतिरूप की, क्या क्या पैटर्न है, जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे वृक्षाकार या फिर डेंड्रिटिक प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे कि उत्तर मैदान की नदियाँ। अब वृक्षनुमा अगर इनको देखा जाएगा तो वृक्ष की तरह हैं ये। ठीक है, वृक्ष की तरह या फिर इस तरीके से। ठीक है, कई सारी यहाँ पर नदियाँ हैं और एक नदी जो है मेनली बह रही है, तो एक वृक्षनुमा आकृति बनेगी। तो उत्तरी मैदान में जो नदियाँ बह रही हैं उनकी आकृति, उनका जो पैटर्न है वो इस तरीके का होता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रेडियल बोला जाता है या फिर अरीय बोला जाता है, प्रतिरूप कहा जाता है। ये प्रतिरूप के ऊपर क्वेश्चन तो अभी तक शायद एक आध बार ही पूछा गया है यूपी पीसीएस में, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जब रेडियल पैटर्न की बात करेंगे नदियों के बहने की, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, अमरकंटक जो रेंजेस हैं। ठीक है, इसके बाद जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या बोला जाता है, जाली नुमा या फिर टेरेलिस अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या फिर गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे अपवाह प्रतिरूप को क्या बोला जाता है, अभिकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीपिटल प्रतिरूप या फिर पैटर्न कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ये है आपका वाटरशेड के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2022 का जो 23 का जो पेपर हुआ उसमें ये पूछा गया है। जब एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा अपवहित क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अपवाह द्रोणी बोला जाता है। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है उसको जल विभाजक या फिर जल संभर या फिर वाटरशेड कहा जाता है। तो ये जो वाटरशेड वाला क्वेश्चन ये इस बार पूछा गया था। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियां और नाले जो हैं इनके द्वारा अपवहित क्षेत्र को जल संभर या फिर वाटरशेड कहा जाता है। ये एक मेन डिफरेंस है इसका। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर या फिर जो वाटरशेड है इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।